हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर रिवीजन क्लास चलाई जा रही हैं। तो इसी क्रम में हम अपने एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास के दूसरे चैप्टर पर आते हैं। इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिवीजन क्लास है, इसे नोट्स की मदद से समझाई जाएगी। यह मेरे नोट्स खुद के नहीं हैं, बल्कि ये किसी भाई या बहन का है। मेरे नोट्स के अभी पीडीएफ नहीं बने हुए हैं, तो मैं उससे नहीं बल्कि जो मुझे मिला है उसी के द्वारा आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। यानी हम इसे लाइन बाय लाइन नोट्स की तरह रीड करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। तो इसको कैसे पढ़ा जाए। जैसे इसका सामान्य पहलू के बारे में चर्चा की जाएगी, उसके कालखंड, नामकरण, भौतिक प्रसार, उदय और राजनीतिक इतिहास के बारे में सामान्य पहलू पर चर्चा होगी। दूसरे पहलू पर, जैसे कि आर्थिक विकास है, उस पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक धार्मिक इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी और इसी क्रम में सांस्कृतिक इतिहास और आखिर में पतन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति का जो क्षेत्र है वो अलग अलग टाइम पीरियड में है। जैसे कि आप यहाँ 7000 BC पर देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले उदय हुआ ये 2500 BC के आसपास। ये 500 ये 5000 है, सॉरी 5000 है, 2000 है और 2500, इसी तरीके से इसके क्षेत्र विस्तार हैं। यानी पहले पत्थर का काल, जिसे हम पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। उसके बाद तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। इसी तरीके से इन औजारों के क्रम में एक अलग सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7000 BC से 3500 BC, फिर 3500 BC से 2600 BC और 2600 से 1900 BC। ये अलग अलग टाइम पीरियड है जिसमें हम अलग अलग परिवर्तन देखने को पाते हैं। तो काल निर्धारण कैसे हुआ। तो 3500 जो 2600 BC के आसपास है, इसे प्रारंभिक हड़प्पा या हड़प्पा पूर्वी सभ्यता कहते हैं। और 2600 BC से 1900 BC के आसपास को इसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और इसी के बारे में पढ़ना है। 1900 BC से लेकर 1200 BC के आसपास को उत्तर हड़प्पा कहते हैं। तो इसी क्रम में हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। ये रिवीजन क्लास है, आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम मई में होने वाला है। तो हम अगर अब नहीं जागेंगे तो फिर एग्ज़ाम में भी नहीं जाग पाएंगे। अगर आपको बातें अच्छी ना लगी हों तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सही बातें हैं। अब नामकरण की बात करें तो पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है कि जिस स्थल से सर्वप्रथम किसी सभ्यता या संस्कृति की जानकारी मिलती है, तो उस स्थल के नाम पर ही उस सभ्यता व संस्कृति को पहचाना जाता है। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन प्रारंभ किया। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त नाम है। अगर एग्ज़ाम में अगर मान लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में पूछे, तो आपको अपने तरफ से किसी नाम को नहीं बताना है और इसी नाम को उचित ठहराना है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता एवं सैंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हाल के वर्षों में घग्गर, हाकरा यानी सरस्वती नदी के तट पर भी बड़ी संख्या में स्थलों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाने लगा। ये नया नाम है, इसको भी याद रखना होगा। भौगोलिक प्रसार की बात करें तो पहला क्षेत्र अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में सुर्त हुई, यहाँ से नहर का साक्ष्य मिला। बदखाशा से लाजवर्द मणि के साक्ष्य मिले। मुंडीगढ़ सिपिया में साक्ष्य मिले। अफगानिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान से क्या मिले। पाकिस्तान में पहला सिंधु नदी क्षेत्र देख लेते हैं। सिंधु नदी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, अमरी, कोटदीजी इत्यादि ये स्थल पाए गए। अरब सागर तट पर सुतकांगडोर, सुतकाहुको, बालाकोट इस तरीके के स्थल मिले हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। भारत में भी जैसे कि पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी हो गया, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में धौलावीरा, ये कच्छ के आसपास सुतको तथा देसलपुरा, काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजदी, ये सभी स्थल आते हैं। महाराष्ट्र में दैमाबाद, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर
और जम्मू में मांदा। नोट: हड़प्पा सभ्यता से लिपि के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक है। इसे बुस्ट्रोफेडन भी कहते हैं, यानी ये राइट से लेफ्ट लिखा जाता है और नॉर्मली हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। हड़प्पाई मोहरे, बर्तन इत्यादि से लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर कुछ भाई या बहन ने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, इस तरीके से इन्होंने बताया है। लिपि है जिसे पढ़ा नहीं जा सका, वो प्री हिस्ट्री के रूप में है। मतलब लिखित जो नहीं है वो प्री हिस्ट्री है, और जो हिस्ट्री है लिखित साक्ष्य भी है, उन्हें पढ़ा भी जा सका है, इस तरीके से। अब उत्पत्ति या उदय के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक तरफ विदेशी उत्पत्ति का मत है, और इनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया होगा। दूसरी तरफ आधुनिक संधान में कई कारणों से इस बात को या इस मत को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे दोनों के लिपि में अंतर है, नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली में अंतर इत्यादि। इससे साबित होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण या विकास नहीं किया होगा। अधिकांशतः विद्वान स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से शहरी सभ्यता में परिवर्तन के मत का समर्थन करते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कुछ भी ये विवरण नहीं दे रहे हैं या व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्याख्या नहीं कर सकता। व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं व्याख्या करना भी नहीं चाहता। हमारे पास कम समय है, हमें कम समय में सभी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, तो व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या करने पर वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर, राजनीतिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह विचार व्यक्त किया जाता है कि किसी न किसी रूप में एक केंद्रीय शासन एवं स्थानीय शासन व्यवस्था का अस्तित्व रहा होगा। तो प्राचीनतम साक्ष्य अगर हम देखें केंद्रीय शासन और स्थानीय शासन का, तो हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिल जाता है। तर्क का आधार क्या है? एक समान नगर नियोजन, एक जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंटों का आकार प्रकार, वजन करने वाली वस्तुएं, मन का मोहर इत्यादि। यह भी माना जाता है कि शासन व्यवस्था में व्यापारियों का महत्व हो सकता है। अब हड़प्पाई अर्थव्यवस्था। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, परिवहन, सिक्के, शहर, इन चीज़ों पर बात करते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। कृषि, तो कृषि अधिशेष के बिना शहरी सभ्यता का विकास संभव नहीं। सभ्यता के कई स्थलों से फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा से गेहूं एवं जौ के साक्ष्य, लोथल से चावल के साक्ष्य, बनावली से उत्तम किस्म के, यहाँ पर खाली हो गया है, इसे मैं बता दूंगा, बनावली चोलिस्तान से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य और सिंचाई, ये धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। पशुपालन की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल इत्यादि पशुओं को पाला जाता था। हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में अलग अलग शिल्पों के साक्ष्य मिलने हैं, जैसे कि धातु। शिल्प की बात करें तो शहरी सभ्यता में शिल्प एवं व्यापार का विशेष महत्व होता है। हड़प्पा सभ्यता इसका अपवाद नहीं है। हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में अलग अलग शिल्पों के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पावासी घोड़े से परिचित थे या नहीं, इसको लेकर अभी तक विवाद है। मोहनजोदड़ो, लोथल एवं सुत्कोदादा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वान का मत है, जैसे कि धातुओं से निर्मित वस्तुएं, ये शिल्प के कैटेगरी में आते हैं। धातु से निर्मित वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा, धातुओं का ज्ञान था या लोहे का नहीं। लोहे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जबकि इनका हो सकता है ज्ञान होगा। धातुओं से आभूषण बने हैं, तो शिल्प के बारे में जाना जा सकता है, जैसे कि धातु से बर्तन, उपकरण, मूर्तियाँ इत्यादि का निर्माण किया गया। मिट्टी से निर्मित बड़े संख्या में बर्तनों और खिलौनों के साक्ष्य मिलते हैं। बर्तनों पर लाल एवं काले रंग का अधिक उपयोग किया गया है तथा वृत्त एवं वृक्ष इत्यादि की अधिकाधिक आकृतियाँ बनी हुई हैं। पत्थर, बड़ी संख्या में मोहरों, मनकों एवं कुछ मूर्तियों के भी साक्ष्य हड़प्पा स्थलों से प्राप्त होते हैं। अधिकांशतः मोहरें सेल खड़ी नामक पत्थर से निर्मित हैं और वस्तुओं के पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। मोहरों पर हड़प्पाई लिपि उत्कीर्ण है।
तथा बड़ी संख्या में पशुओं को भी उत्कीर्ण किया गया है। सर्वाधिक मोहरों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मनका की बात करें तो सेल खड़ी से निर्मित बड़ी संख्या में मनकों के भी साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः इसका उपयोग आभूषण के रूप में तथा पशुओं के पहचान के रूप में किया जाता होगा। पक्की ईंटों के निर्माण आकार आज की तरह मोहनजोदड़ो, लोथल इत्यादि से हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं। चन्हू-दड़ो से एवं लोथल दोनों जगहों से मनका निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र मिले हैं। कपड़ों का निर्माण, जैसे कि इसके बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। अब व्यापार की बात करें तो व्यापार दो तरीके से होता है, एक बाह्य व्यापार, एक आंतरिक व्यापार। तो बाह्य व्यापार जो होता होगा वो समुद्री मार्ग से होता होगा और कोई उस समय साधन नहीं था कि हवाई जहाज होगा। तो ये हमें कैसे मिलते हैं? हिंदू कुश पर्वतमाला से इनके रास्ते मिलते हैं। और आंतरिक व्यापार में एक गांव और शहर का व्यापार होता है, यानी गांव से वस्तुएं लेकर शहर में बेची जाती हैं, और दूसरा व्यापार शहर में होता है, यानी शहर की वस्तुएं शहर में बिकी जाती हैं। तो इस तरीके से हमें व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं। साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार विकसित अवस्था में थी। बाह्य व्यापार में मेसोपोटामिया और पारस की खाड़ी से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया लेख में हड़प्पा को मेलुहा वो लोग बोलते थे। हड़प्पा से व्यापार का उल्लेख मिलता है। आंतरिक व्यापार में तांबा राजस्थान खेतड़ी से मिलता था, टिन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक और समुद्री शंख गुजरात से, और सेलखड़ी नामक पत्थर गुजरात, राजस्थान इत्यादि इन जगहों से मिलता था। हड़प्पा के शहरें नदियों के किनारे हैं। परिवहन की बात करें तो स्थल एवं जल दोनों ही माध्यम प्रचलित थे, जैसे कि लोथल से हमें मिट्टी के नाव एवं डाकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। सिक्के की बात करें तो सिक्कों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित रही होगी। शहर की बात करें तो मिट्टी के नाव का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पाई शहर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शहरीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि नियोजित मकान, शासक वर्ग की उपस्थिति, विकसित शिल्प एवं व्यापार, गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी, जनसंख्या घनत्व इत्यादि तत्वों को हड़प्पाई शहरों में भी देख सकते हैं। अब सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते समय हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा। वर्ण या जाति या वर्ग या जाति, इस तरीके से इन पर चर्चा की जाएगी। जैसे सामाजिक जीवन की बात करें तो महिलाओं की दशा क्या थी, परिवार कैसे थी, आपसी संरचना कैसी थी, खान पान, मनोरंजन, पहनावा कैसा था, शिक्षा कैसा था, धर्म कैसा था, इन पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी। जैसे कि हड़प्पाई सामाजिक जीवन की बात करें तो हड़प्पाई साक्ष्यों से समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति की जानकारी मिलती है, जैसे कि शासक वर्ग, व्यापारी, शिल्पी, लिपिक, श्रमिक, पशुपालक इत्यादि। भौतिक साक्ष्यों से समाज में भेदभाव के भी संकेत मिलते हैं, जैसे मकानों की बनावट के आधार पर, कीमती धातुओं एवं कीमती पत्थरों के आधार पर। बड़ी संख्या में महिलाओं से संबंधित मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और आभूषण के साक्ष्य भी बड़े पैमाने पर मिलते हैं। ये साक्ष्य समाज में महिलाओं का महत्व एवं आभूषण के प्रति लगाव को रेखांकित करते हैं। शहरों में मकानों के बनावट को देखकर किसी न किसी रूप में परिवार प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पाई शहरों से विकसित एवं नियोजित आवासीय संरचना के साक्ष्य मिलते हैं। यह हड़प्पा वासियों के बेहतर जीवन स्तर को अभिव्यक्त करता है। जल निकासी व्यवस्था, बर्तनों को ढककर रखने के साक्ष्य इत्यादि स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक समाज का भी संकेत है। खान पान में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन था। पासा, विष, ढोल इत्यादि के साक्ष्य समाज में प्रचलित मनोरंजन के साधनों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। साक्ष्यों से सूती एवं ऊनी कपड़ों के प्रचलन के भी संकेत मिलते हैं। नियोजित तरीकों से नगरों की बनावट, बसावट, धातु का ज्ञान, माप तौल एवं एक प्रकार की ईंटों का आकार इत्यादि तथा समाज में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन को पुष्ट करते हैं। अंतिम संस्कार में विविधता, मानव कंकालों के अध्ययन से अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति, धार्मिक गतिविधियों में विविधता इत्यादि। विविधता युक्त समाज का प्रभाव तो है ही, इसी के साथ घातक हथियारों के न्यूनतम साक्ष्य, लड़ाइयों या संघर्षों का न्यूनतम साक्ष्य इत्यादि विविधता में एकता के तत्वों को मजबूत करता है। तो यहाँ से भी विविधता में एकता के तत्वों
के कुछ पॉइंट मिले हैं जिन्हें हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर हमसे इतिहास के बारे में, अगर विविधता में एकता के बारे में पूछता है तो इन पॉइंट्स को भी नोट कर सकते हैं। हड़प्पाई धर्म की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के एक मोहर में एक व्यक्ति को योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसके चारों तरफ पशुओं को उत्कीर्ण किया गया। इनमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा इत्यादि जानवर उत्कीर्ण हैं। पैर के नीचे 2 हिरन। इसे शिव का प्रारंभिक रूप बताया जाता है। हड़प्पा के विभिन्न शहरों से शिवलिंग तथा कुबड़ वाले बैल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव की पूजा प्रचलित रही होगी। हड़प्पा के एक मोहर में एक देवी के गर्भ से पौधे के निकलते हुए दिखाया गया है। संभवतः पृथ्वी को देवी के रूप में आराधना की जाती होगी। बड़ी संख्या में मिट्टी से निर्मित देवी के मूर्तियों के साक्ष्य के आधार पर भी देवी पूजा का अनुमान व्यक्त किया जाता है। प्राकृतिक पूजा की बात करें तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्राकृतिक पूजा के प्रचलन के भी संकेत मिलते हैं, जैसे कि अग्निवेदिका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक स्नानागार, बड़ी संख्या में पीपल का चित्रण इत्यादि अग्नि, जल, वृक्ष के धार्मिक महत्व को बताते हैं। हड़प्पाई स्थलों से ताबीज जैसी वस्तुएं मिली हैं तथा अंतिम संस्कार के साथ वस्तुओं को दफनाने का भी प्रमाण मिलता है। संभवतः भूत प्रेत पुनर्जन्म इत्यादि में समाज की आस्था रही होगी। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूजा स्थल के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। साथ ही पुरोहित वर्ग तथा पूजा पाठ की विधि के संदर्भ में भी दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। अंतिम संस्कार के बिंदुओं पर बात करें तो अंतिम संस्कार के रूप में शव को कब्र में दफनाने की प्रथा तथा दाह संस्कार दोनों का प्रचलन था। सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। नोट: हड़प्पा से ताबूत में दफनाने का साक्ष्य मिला है। लोथल से महिला एवं पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से कई विशेषताएं परिवर्तित कालों में भी दिखाई पड़ती हैं। बाद के कालों में भी, जैसे कि प्राकृतिक पूजा, देवी एवं देवताओं की पूजा, पुनर्जन्म में विश्वास, अंतिम संस्कार की पद्धति इत्यादि। इसमें हम ताबीज़ भी जोड़ सकते हैं। आज भी कहीं ना कहीं लोगों में ये देखने को मिलता है। ये सभी बातें जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली, आज भी इन बातों को, इन पॉइंट्स को भी देखने को समाज में मिलता है। विरासत की बात करें तो विरासत क्या होती है, इसको सिनोप्सिस के रूप में दिखाया गया है। विरासत एक काल से दूसरे काल में प्रवाह होती है। तो विरासत 2 तरीके के हो सकते हैं, एक मूर्त, एक अमूर्त। मूर्त यानी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं। अमूर्त जिन्हें हम छू नहीं सकते, ये केवल हमारे विचार होते हैं। हड़प्पा की धार्मिक विरासत, यहाँ पर हम धार्मिक विरासत की बात करें तो सबसे पहले कला की बात करेंगे। कला में हम स्थापत्य या वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक और शिल्प, इन सभी पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी। ये सिनॉप्सिस के रूप में सर ने बताए होंगे और इसे नोट्स किया गया होगा कि इस तरीके से हमें एक आंसर राइटिंग फ्रेम करना होगा। तो आप इसे देख सकते हैं। हड़प्पाई नगर नियोजन यानी स्थापत्य के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से अतिग्रस्त अवस्था में ही सही विकसित नगर नियोजन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ आपको हो सकता है कि वर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही हो, मुझे भी कहीं कहीं हो जाती है, तो आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। नगर नियोजन के कारण आज भी हड़प्पा सभ्यता के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा है। हड़प्पाई नगर प्रायः 2 भागों में विभाजित थे, एक नगर दुर्ग एवं निचला शहर। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, एक अपवाद मिला। लोथल एवं सुक्कोतदा में विभाजन दिखाई नहीं पड़ते। सामान्यतः नगर दुर्ग जो होते थे वो शहर के पश्चिमी हिस्सों में स्थित होता था, ऊंचाई पर स्थित होता था। इसके किलेबंदी की जाती थी तथा दुर्ग के भीतर सार्वजनिक एवं निजी उपयोग में आने वाली इमारतों का भी निर्माण किया जाता था। जैसे कि मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार, जिसे कोठार भी बोलते हैं, सभा भवन इत्यादि इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं।
नगर दुर्ग की अवस्थिति एवं इमारतों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में शासन करने वाले लोग रहते होंगे। आज भी शासक वर्ग के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रशासन एवं रहने के उद्देश्य से बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जाता है। आज भी हम अपनी निगाहों से देख सकते हैं। प्रायः शहर के पूर्वी भाग में निचला शहर स्थित होता था। इसका क्षेत्रफल अधिक होता था और यहाँ की आबादी भी अधिक होती थी। निचले हिस्सों में भी नियोजन पर अधिक बल दिया जाता था। मकानों की बनावट को देखें तो इसका निर्माण एक रेखा में किया जाता है। प्रायः 1 या 2 मंजिला मकान होते थे। मकानों में आंगन, स्नानागार, रसोई घर, कमरे इत्यादि होते थे। मकानों का दरवाज़ा गलियों की तरफ खुलता था। मकानों के निर्माण में पक्की ईंट का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में कच्ची ईंट का उपयोग हुआ और ईंट के आकार प्रकार भी एक समान होता था। इसी प्रकार सड़कों का निर्माण भी नियोजित तरीके से किया जाता था। प्रायः सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काटती थीं और नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। इसे चेस बोर्ड का पैटर्न भी कहा जाता है। हड़प्पाई नियोजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है जल निकासी व्यवस्था। प्रत्येक घरों में नालियां होती थी। नालियों का पानी मुख्य नाले में मिलता था और इसे पत्थरों एवं ईंटों से ढक कर रखा जाता था। कई स्थानों से साफ सफाई के भी साक्ष्य मिलते हैं। नगर नियोजन को देखकर यह अनुमान व्यक्त किया जाता है कि किसी न किसी रूप में स्थानीय शासन का अस्तित्व रहा होगा। इसके साथ साथ यह लोगों के सौंदर्यबोध एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करता है। हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण में नगरों के तकनीक में लंबे समय तक एक रूपता दिखाई पड़ती है। इसे ठहराव का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार नदियों के तट पर इस शहरों का स्थित होना, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में शहरों की अवस्थिति इत्यादि समकालीन शहरी सभ्यता के कमजोरियों को उद्घाटित करता है। हड़प्पाई मूर्तिकला की बात करें तो इन पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इन्हें एक नज़र में, जैसे कि निर्माण सामग्री के आधार पर, जैसे पत्थर धातु से क्या बनते थे, मिट्टी से क्या बने, इनकी विशेषताएं क्या है, महत्व और इनके प्रमुख साक्ष्य, इन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हड़प्पाई शहरों से पत्थर, धातु एवं मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर निर्मित मूर्तियों के अधिकांशतः साक्ष्य हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, हड़प्पा से नृत्य की मुद्रा में एक युवक, धातु की मूर्तियों में प्रमुख है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इन मूर्तियों में सौंदर्य एवं शारीरिक अनुपात का ध्यान रखा गया है। मूर्तियाँ अलंकृत भी हैं। धातुओं की मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम विधि से किया जाता था। यह विधि आज भी प्रचलित है। धातु एवं पत्थर से निर्मित मूर्तियों की संख्या कम है। यह अपेक्षाकृत महंगे भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कला के क्षेत्र में यह उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के समय में भी लोग महंगी वस्तुओं को जो गरीब जनसंख्या है नहीं खरीद पाएंगी। तो इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है जो आज के विचार हैं ठीक वैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के विचार भी रहे होंगे। मिट्टी की मूर्तियों के भी साक्ष्य, यानी जैसे कि खिलौने के भी साक्ष्य बड़ी संख्या में मिलते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। अतः पशुओं में कुबड़े वाले बैल की मूर्तियाँ सर्वाधिक हैं। इन मूर्तियों में पत्थर एवं धातु की मूर्तियों की तरह कलात्मक सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों के विचारों का जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पढ़ने में गलती हो जाती है तो इग्नोर करिएगा। अब हम हड़प्पाई चित्रकला को बाद में पढ़ते हैं।